नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो दोस्तों? आप सभी के दोस्तों एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हमारा आज का नेक्स्ट पेपर रहेगा जो DU यूनिवर्सिटी का एमलिस का एंट्रेंस टेस्ट है, जिसमें लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन जितने भी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस पूछी गई है, उन सभी पेपर को हम जिस तरह पेपर आ रहे हैं उस तरह हम सोल्व करते जा रहे हैं। बाकी मैं आपके लिए वही एग्ज़ाम पेपर ला रहा हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं, जो आपकी सभी यूनिट को कवर करते हैं। इसी बीच दोस्तों, अभी तक आपने अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों शेयर भी कर देना, क्योंकि आपके लिए बहुत पिछले कुछ दिनों से ही, महीनों से ही पहले थ्योरेटिकल क्लासेस रही, फिर उसके बाद लिस्ट के MCQ सीरीज़ रही, अब प्रीवियस ईयर पेपर की जब सीरीज़ चल रही है, तो आपके लिए पिछले 2-3 महीने से लगातार वर्क हो रहा है। तो आशा करता हूँ आपको सभी क्लासेस बड़ी अच्छी लग रही है। तो दोस्तों आप केवल ईमानदारी के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और अभी आपके पास केवल 1 वीक का टाइम है, मान सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 1 वीक भी नहीं है दोस्तों, बहुत कम है, अब तो 1 वीक भी नहीं है, 4 से 5 दिन है। तो 4 से 5 दिनों में जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो प्रैक्टिस करना दोस्तों, और जितना पढ़ लिया है उतने को ही रिपीट करना, कुछ नया पढ़ने से बचना। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, आज के पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन हेनरी मिंटेजबर्ग मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है हेनरी मिंटेजबर्ग मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन में के नियम में से कौन सा इसमें से शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है लीडरशिप, ऑप्शन 2 है म्यूचुअल एडजस्टमेंट, ऑप्शन 3 है आउटपुट और ऑप्शन 4 है स्किल्स। तो बताइए हेनरी मिंटेजबर्ग मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है। जो नहीं है, जो बाकी रह गए वो क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। तो बताइए कौन सा इसके अंदर है, हेनरी मिंटेजबर्ग मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन ए लीडरशिप, ऑप्शन 2 म्यूचुअल एडजस्टमेंट, ऑप्शन 3 आउटपुट और ऑप्शन 4 स्किल्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका लीडरशिप। क्या होगा, लीडरशिप, जो कि हेनरी मिंटेजबर्ग मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो कौन है इंक्लूड, म्यूचुअल एडजस्टमेंट है, आउटपुट है और स्किल्स है। तो एक बार अच्छे से इसको हेनरी मिंटेजबर्ग मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन को भी आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। द पर्ट स्टैंड्स फॉर, द पर्ट स्टैंड्स फॉर, इस पर्ट का हमें पूरा नाम बताना है किसके लिए ये स्टैंड्स है। ऑप्शन 1 है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, ऑप्शन 2 है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, ऑप्शन 3 है प्रोग्राम इफेक्टिव रिव्यू टेक्निक, और ऑप्शन 4 है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन रिवाइजर टेक्निक। तो जैसा कि दोस्तों हमने पर्ट, प्रेसिस, ये सभी जितने टेक्निक्स हैं उन सभी को पढ़ा है, तो आपको पर्ट टेक्निक आते ही उसकी फुल फॉर्म तो पता होनी चाहिए। तो बताइए द पर्ट स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4। कौन सा इसमें पर्ट का पूरा नाम है, फुल नेम है दोस्तों, कौन सा होगा, याद रखना। प्रोग्राम, क्या होगा, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक क्या होती है, पर्ट। पूरा नाम पर्ट का क्या है, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। अब आपके लिए क्या क्वेश्चन है कि ये पर्ट टेक्निक कब बनी या किसने बनाई, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए कि कंटेंजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय। दोस्तों लीडरशिप क्या होता है, नेतृत्व होता है। लीडरशिप क्या होता है, नेतृत्व। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है ये, तो आप थोड़ा याद रखना कि लीडरशिप बार बार क्यों आ रहा है, पर्ट टेक्निक और क्यों आ रही है। तो क्वेश्चंस जो हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट से चल रहे हैं। क्लियर। तो ध्यान रखें कि कंटेंजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय, कि ये थ्योरी जो है लीडरशिप की, इसको किसने विकसित किया, किसने डेवलप किया। ऑप्शन 1 हेनरी फेयोल, ऑप्शन 2 रॉबर्ट हाउस, ऑप्शन 3 LR मैक्लोविन या ऑप्शन 4 फ्रेड एडवर्ड फिल्डर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय।
ऑप्शन कौन सा राइट होगा दोस्तों? राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखना कि जो कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप है उसको डेवलप किसने किया था? डेवलप किया था दोस्तों फ्रेड एडवर्ड फिल्डर ने। किसने? फ्रेड एडवर्ड फिल्डर ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप डेवलप्ड बाय फ्रेड एडवर्ड फिल्डर। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन दोस्तों, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन आपके सामने है कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंक्लूड्स, जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है उसके अंदर कौन कौन से शामिल होते हैं। तो पहला क्या है? कॉस्ट ऑफ अपेयरेंस ये होता है, कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन होता है, एंड और कौन सा होता है ये हमें बताना है। एंड ऑप्शन 1 कॉस्ट ऑफ फेलियर, ऑप्शन 1 कॉस्ट ऑफ फेलियर, ऑप्शन 2 कॉस्ट ऑफ जॉब एनालिसिस, ऑप्शन 3 कॉस्ट ऑफ इवोल्यूशन, या ऑप्शन 4 कॉस्ट ऑफ सक्सेस। तो बताइए दोस्तों कौन सा कॉस्ट इसमें राइट आंसर होगा, जो कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के अंदर इंक्लूड होते हैं। कॉस्ट ऑफ सक्सेस, कॉस्ट ऑफ इवोल्यूशन, कॉस्ट ऑफ जॉब एनालिसिस या कॉस्ट ऑफ फेलियर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, एक तो कॉस्ट ऑफ अपेयरेंस है, कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन है, और उसके साथ क्या होता है? कॉस्ट ऑफ फेल्योर। क्या होता है? कॉस्ट ऑफ फेल्योर। क्लियर। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 राइट आंसर होगा। क्लियर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, ये रहा 5 नंबर आपका क्वेश्चन, कि ए पीरियोडिक इवोल्यूशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज डन थ्रू, कि एक एम्प्लॉय का पीरियोडिकल इवोल्यूशन है जो किसके द्वारा डन थ्रू होता है। ऑप्शन 1 है परफॉर्मेंस अपेयरेंस, ऑप्शन 2 जॉब रोटेशन, ऑप्शन 3 रिफ्रेशर कोर्स, या ऑप्शन 4 वर्क गाइड। या तो कहता है कि उसकी परफॉर्मेंस को चेक करके, या जॉब रोटेशन की जॉब का बदलाव करके, और या रिफ्रेशर कोर्स यानी कोई ट्रेनिंग कोर्स दे दिया जाए, रिफ्रेशर कोर्स दे दिया जाए, या वर्क के बारे में गाइड करके। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। ए पीरियोडिक इवोल्यूशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज डन थ्रू ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4। कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा आपका दोस्तों परफॉर्मेंस। कौन सा? परफॉर्मेंस अपेयरेंस। क्या होगा? परफॉर्मेंस अपेयरेंस इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 1। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ना दोस्तों, साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ना। क्या कहता है क्वेश्चन कि कॉस्ट रिकवरी एंड प्रॉफिट मेकिंग एस्पेक्ट्स इन रिलेशन टू गैदरिंग इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सर्विसेज एंड यूजेज एटसेट्रा रिफर टू, कि जो कॉस्ट रिकवरी एंड प्रॉफिट मेकिंग एक्सेप्ट इन रिलेशन टू गैदरिंग इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सर्विसेज एंड यूजेज एटसेट्रा रिफर टू, किसको रिफर करते हैं? ऑप्शन 1 इकोनॉमी एवोल्यूशन, ऑप्शन 2 कवरेज एवोल्यूशन, या ऑप्शन 4 वर्क फॉर एवोल्यूशन या यूजर एवोल्यूशन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जूम करके मैं पढ़ा देता हूँ। क्या क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन, कि कॉस्ट रिकवरी एंड प्रॉफिट मेकिंग एस्पेक्ट्स इन रिलेशन टू गैदरिंग इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सर्विसेज एंड यूजेज एटसेट्रा रिफर टू ऑप्शन 1 इकोनॉमी एवोल्यूशन, ऑप्शन 2 कवरेज एवोल्यूशन, ऑप्शन 3 वर्कफोर्स एवोल्यूशन, या ऑप्शन 4 यूजर एवोल्यूशन। तो राइट आंसर इसका है दोस्तों इकोनॉमी एवोल्यूशन। कॉस्ट रिकवरी एंड प्रॉफिट मेकिंग एक्सेप्ट इन रिलेशन टू गैदरिंग इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या रिफर करता है? इकोनॉमी एवोल्यूशन को रिफर करता है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हु हैज गिवन द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, की साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो 14 प्रिंसिपल है वो किसने दिए थे? 14 सिद्धांत जो वैज्ञानिक प्रबंधन के वो किसने दिए थे? तो ऑप्शन 1 है हेनरी फ्योल, ऑप्शन 2 है FW टेलर, ऑप्शन 3 है पीटर फायर, या ऑप्शन 4 है जेनिफर रोवले। बताइए दोस्तों 14 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट
गिवन बाई, किसने दिए थे, हु हैज़ गिवन द 14 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो बताना चाहूँगा इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका हेनरी फ्योल। कौन सा फ्योल, हेनरी फ्योल। क्या दिया हेनरी फ्योल ने, 14 प्रिंसिपल दिए, किसके लिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट के। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, हेनरी फ्योल दोस्तों। क्लियर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए ध्यान से दोस्तों, लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड आ रहे हैं लगातार क्वेश्चंस, तो आप अच्छे से देखें कि आपकी कौन सी यूनिट है, तो उस यूनिट के अंदर आप इसको रीड कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ई मायो। ई मायो का पूरा नाम है दोस्तों एल्टन मायो एंड मैरी फोलेट बिलोंग्स टू विच स्कूल ऑफ थॉट। आपको स्कूल ऑफ थॉट की दोस्तों क्लासेस करवाई गई है, विचारधाराएं बोलते हैं जिसको, मैनेजमेंट की विचारधाराएं। तो ये विचारधारा किसी ने क्लासिकल मैनेजमेंट की विचारधारा दी, किसी ने दोस्तों साइंटिफिक दी, किसी ने ह्यूमन बिहेवियर दी। तो इसी तरह पूछा क्या है हमसे कि जो एल्टन मायो है ना, एल्टन मायो, ई मायो पूरा नाम है एल्टन मायो दोस्तों इसका, एल्टन मायो। ठीक है, तो ये एल्टन मायो और मैरी फोलेट है, ये किस स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड है, बिलोंग करते हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 है साइंटिफिक, ऑप्शन 2 है क्लासिकल, ऑप्शन 3 है ह्यूमन रिलेशन, या ऑप्शन 4 है डिसीजन थ्योरी। तो बताइए एल्टन मायो एंड मैरी फोलेट बिलोंग्स टू विच स्कूल ऑफ थॉट। तो याद रखना है आपको ह्यूमन रिलेशन। क्या याद रखना है, ह्यूमन रिलेशन, मानवीय संबंधों। क्या याद रखोगे, ह्यूमन रिलेशन याद रखोगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर 3। कौन कौन से जो बिलोंग्स करते हैं, एल्टन मायो और मैरी फोलेट, ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्लियर। आगे क्वेश्चन आएंगे तो एल्टन मायो ने कौन सा प्रिंसिपल दिया उसकी भी हम बात करेंगे। अगर आपको पता है तो आप क्या करोगे, कमेंट में बताओगे कि एल्टन मायो ने कौन सा प्रिंसिपल दिया, क्या विचारधारा दी थी एल्टन मायो ने और कब दी थी। क्लियर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कि which levels of management deals with execution of responsibilities, कि कौन सा लेवल होता है मैनेजमेंट का जो डील करता है एग्जीक्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। ऑप्शन 1 है टॉप लेवल, ऑप्शन 2 है मिडिल लेवल, ऑप्शन 3 है लोअर लेवल, या ऑप्शन 4 है ऑपरेशनल लेवल। तो दोस्तों ये लेवल्स जितने हैं मैनेजमेंट के उनको पढ़ना है कि किस लेवल में क्या वर्क आता है, कि किस लेवल में क्या मैनेजमेंट डील होती है, ये रीड करना है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो आते हैं मिडिल लेवल से। क्लियर। किससे आते हैं, मिडिल लेवल से। तो इसको तो एक बार अच्छे से रीड कर ही लेना। तो लेकिन जो डील्स करता है एग्जीक्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, वो राइट आंसर है उसका लोअर लेवल। क्या होगा, लोअर लेवल, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों। क्लियर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए सर्विस इन रिलेशन टू कॉस्टेज, कि मेजरमेंट होता है दोस्तों मापन, मापना, ऑफ परफॉर्मेंस, कैसी परफॉर्मेंस रही, कैसा कार्य उसका रहा, ऑफ सर्विस उसकी सेवा का, तो रिलेशन तो क्या कहते हैं, कौन सी कॉस्ट होगी। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए सर्विस इज रिलेशन टू कॉस्ट इज, ऑप्शन 1 है कॉस्ट अकॉर्डिंग, ऑप्शन 2 कॉस्ट एनालिसिस, ऑप्शन 3 कॉस्ट इफेक्टिवनेस, या ऑप्शन 4 परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा, कॉस्ट अकॉर्डिंग, कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, परफॉर्मेंस एनालिसिस। कौन सा ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ये आप बताइए, क्योंकि दोस्तों हार्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाएंगे, तो फिर ऐसे ना हो कि आपको करवाए हुए नहीं हो या आपने पढ़े नहीं हो। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए ताकि आपको हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों चाहे 30 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं जो ना तो कोई टीचर बताता है उससे होते हैं, ना कोई बुक से आता है। तो वो क्या है, ऐसे टफ क्वेश्चन आते हाथ आ जाते हैं तो क्या है उसका आप क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं कि आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों कॉस्ट इफेक्टिवनेस। क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसका राइट आंसर होगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। क्लियर दोस्तों, कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसका राइट आंसर होगा कि मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए सर्विस इन रिलेशन टू कॉस्ट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। क्लियर। अब क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा 11। ये क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों ध्यान से। क्वेश्चन है कि which level management is responsible for execution of activities, supervision and monitoring,
कि कौन सा मैनेजमेंट का लेवल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज़, क्रियाओं जो भी एक्टिविटी होती है, सुपरविजन और मॉनिटरिंग करने का कौन सा लेवल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आया हुआ है। तो ये राइट आंसर होगा इसका मिडिल लेवल, कि जो सुपरविजन और मॉनिटरिंग का कार्य होता है ना वो कौन से लेवल में होता है, मिडिल लेवल में। तो इसीलिए इसका क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो याद रखना है आपको, एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग है जो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपके सिलेबस में भी है। MBO स्टैंड्स फॉर, कि ये जो MBO है इसका पूरा नाम क्या है। ऑप्शन 1 है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन 2 है मॉडर्न बजट ऑपरेशंस, ऑप्शन 3 है मॉडर्न बिब्लियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन और ऑप्शन 4 है मैनेजमेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो MBO स्टैंड्स फॉर ऑप्शन 1 मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन 2 मॉडर्न बजट ऑपरेशंस, ऑप्शन 3 मॉडर्न बिब्लियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन और ऑप्शन 4 मैनेजमेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन। कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों एक बात मैं बताऊंगा, एक बात आप भी मुझे बताओगे। क्लियर। मैं बता देता हूं कि जो MBO है ना, MBO का पूरा नाम होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर होगा 1 इसका राइट आंसर। क्लियर। MBO किसने दिया था ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्लियर। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताओगे MBO बाय। क्लियर। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इसका क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पूरा नाम इसका ये होगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन रिप्रेजेंट्स विच हियरार्चिकल ऑर्डर ऑफ द स्टाफ। स्केलर चेन का कौन सा प्रिंसिपल है जो रिप्रेजेंट करता है हियरार्चिकल ऑर्डर ऑफ द स्टाफ, स्टाफ के हियरार्चिकल ऑर्डर को बताता है दोस्तों। क्लियर। ऑप्शन 1 है टॉप टू बॉटम ऑर्डर ऑफ स्टाफ, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर ऑफ स्टाफ, या राइट टू लेफ्ट ऑर्डर ऑफ स्टाफ, या बॉटम टू टॉप ऑर्डर ऑफ स्टाफ। तो बताइए द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन रिप्रेजेंट्स विच हियरार्चिकल ऑर्डर ऑफ द स्टाफ, की स्टाफ का कौन सा सीक्वेंस सही होगा, कौन सा ऑर्डर सही होगा, क्रम सही होगा। तो याद रखना टॉप टू बॉटम ऑर्डर ऑफ स्टाफ होता है कि सबसे पहले जैसे ऊपर है कोई आपके कॉलेज की बात करें तो दोस्तों कॉलेज में जैसे सबसे पहले प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर टीचर्स, ऐसे करते करते सबसे लास्ट में जो फोर्थ स्केल कर्मचारी है वो आ जाएंगे, फिर प्रक्रिया रहती है और इनसे ऊपर कौन होता है, मैनेजमेंट होता है। क्लियर। तो टॉप टू बॉटम ऑर्डर होता है हमेशा। क्लियर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, रिजर्वेशन ऑफ बुक्स बाय यूजर्स इज ए फंक्शन ऑफ, कि बुक्स का रिजर्वेशन करवाना है, मतलब ये बुक है, इस बुक को रिजर्वेशन कर दिया लाइब्रेरी में एक यूजर ने, तो ये फंक्शन जो होता है, ये कार्य जो होता है, ये कार्य कौन से सेक्शन के अंडर आता है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 1 है एक्सेसनिंग सेक्शन या एक्सेशन सेक्शन आप बोल सकते हैं इसको, ऑप्शन 2 है एक्वेशन भी बोल सकते हैं उसको दोस्तों। जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है एक्सेसिंग बोल दिया, एक्सेसिंग भी बोल दिया, एक्वेशन भी बोल सकते हैं, और सेकंड है कैटलॉगिंग सेक्शन, थर्ड है क्लासिफिकेशन और 4 है सर्कुलेशन सेक्शन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्लासिफिकेशन सेक्शन होगा, कैटलॉगिंग होगा, एक्वेशन एक्सेसिंग होगा या सर्कुलेशन होगा। तो याद रखना है सर्कुलेशन सेक्शन होता है, क्योंकि सर्कुलेशन सेक्शन ही तो है जिसमें इश्यू रिटर्न की प्रक्रिया रहती है, इश्यू रिटर्न की, किताब को इशू करना और रिटर्न करना। तो इसके अंदर ही क्या हो सकता है, इसके अंदर ही रिजर्वेशन हो सकता है, सर्कुलेशन या आदान प्रदान विभाग के अंदर दोस्तों। क्लियर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप उसी तरह पढ़ के जाना क्योंकि लाइब्रेरी मैनेजमेंट चल रहा है अभी हमारा। ऑप्शन 1 है हु अमोंगेस्ट द फॉलोइंग शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ बिल्डिंग कमेटी ऑफ द लाइब्रेरी। दोबारा पढ़ें कि हु अमोंगेस्ट द फॉलोइंग शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ बिल्डिंग कमेटी ऑफ लाइब्रेरी, कि इनमें से कौन सा है जो लाइब्रेरी में बिल्डिंग कमेटी होती है उसका मेंबर नहीं होता है। ऑप्शन 1 है लाइब्रेरियन, ऑप्शन 2 है आर्किटेक्ट, ऑप्शन 3 है लाइब्रेरी कमेटी, ऑप्शन 4 है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट।
तो बताइए लाइब्रेरियन का ज़रूरी है क्या होना, आर्किटेक्ट का होना ज़रूरी है क्या, लाइब्रेरी कमेटी का होना ज़रूरी है क्या, या सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा ये आपको बताना है। तो याद रखना सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट है, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी लाइब्रेरियन, आर्किटेक्ट और लाइब्रेरी कमेटी की होती है। क्लियर, किसके लिए, बिल्डिंग कमेटी ऑफ लाइब्रेरी में। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, पहले भी मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देंगे। क्या है क्वेश्चन कि गुड ऑफिस कमेटी डील्स विथ, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था दोस्तों आपको, जीओसी याद हो तो करवाया था। गुड ऑफिस कमेटी ये डील किसके साथ करती है ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 है गुड्स टू बी परचेज्ड बाय लाइब्रेरी, ऑप्शन 2 है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, ऑप्शन 3 है लाइब्रेरी अथॉरिटी, और ऑप्शन 4 है कन्वर्जन रेट फॉर फॉरेन पब्लिकेशन। तो बताइए गुड ऑफिस कमेटी डील्स विथ, इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 की कन्वर्जन रेट फॉर फॉरेन पब्लिकेशन। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए मॉड्यूलर फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलर फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग, की लाइब्रेरी बिल्डिंग है उसकी मॉड्यूलर फॉर्म को क्या कहते हैं, क्या अर्थ है। ऑप्शन 1 है 1 हॉल इज कंस्ट्रक्टेड एट एवरी स्टोरी, द बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ मॉडल, ऑप्शन 3 द बिल्डिंग है सर्कुलर रूम्स, और ऑप्शन 4 द एरिया ऑफ द रूम्स में बी इंक्रीज या डिक्रीज। क्लियर, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो याद रखना 17 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 द एरिया ऑफ द रूम्स में भी इंक्रीज या डिक्रीज, की एरिया ऑफ रूम को घटा सकते हैं या बढ़ा के भी। ठीक है, मॉड्यूलर फॉर्म में लाइब्रेरी बिल्डिंग का ये अर्थ होता है दोस्तों। क्लियर, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्विजिशन वर्क फॉर द या ऑफ द डॉक्यूमेंट कंपाइल्ड बाय सिलेक्शन या एंड प्रोक्यूरमेंट, ऑप्शन 3 सिलेक्शन एंड एक्सेसिंग, ऑप्शन 3 सिलेक्शन प्रोक्यूरमेंट एंड टेक्निकल प्रोसेसिंग, ऑप्शन 3 सिलेक्शन प्रोक्यूरमेंट एंड एक्सेसिंग। तो बताइए एक्विजिशन वर्क फॉर डॉक्यूमेंट कंप्राइज्ड ऑफ ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4। तो याद रखना ऑप्शन नंबर आपका होगा इसके अंदर राइट आंसर 4। क्या होगा 4, की सिलेक्शन चयन होता है, प्रोक्यूरमेंट होता है और एक्सेसिंग होता है दोस्तों। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट, कौन सी टर्म है या कौन सा शब्द है, साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक प्रबंधन, वाज कॉइन्ड बाय किसके द्वारा दिया गया वैज्ञानिक प्रबंधन। ऑप्शन 1 है लुइस ब्रांडिस, ऑप्शन 2 है फ्रेड लुथन्स, ऑप्शन 3 है FW टेलर, या ऑप्शन 4 एल्टन मायो। तो बताइए दोस्तों द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज कॉइन्ड बाय, इसका राइट आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्लियर, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या है, सबको पता है लुइस ब्रांडिस ने सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म को कॉइन किया था। अब कब किया था ये आपको बताओगे, ये कमेंट में आप बताओगे कब किया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्लियर, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर था शायद 17, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 20। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टमेटिक मेंटेनेंस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्लो या रिकॉर्ड्स, कि कौन सा सिस्टमेटिक मेंटेन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्लो रिकॉर्ड के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टमेटिक मेंटेनेंस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्लो ऑन रिकॉर्ड्स। ऑप्शन 1 है रिपोर्टिंग, ऑप्शन 2 है ऑडिटिंग, ऑप्शन 3 है अकाउंटिंग, या ऑप्शन 4 है बस्टिंग। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा बस्टिंग। क्या होगा, बस्टिंग यानी बजट यानी वित्त यानी पैसा। क्लियर, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इन लाइब्रेरी साइंस की पुस्तकालय विज्ञान में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, कि लाइब्रेरी साइंस में मार्केटिंग का अर्थ क्या है। ऑप्शन 1 सेलिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स, ऑप्शन 2 सेलिंग ऑफ बुक्स, ऑप्शन 3 सेलिंग लाइब्रेरी सर्विसेज, या ऑप्शन 4 सेलिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 4 कि सेलिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
ब्राउन सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बुक्स वाज इन्वेंटेड बाई, कि ब्राउन सिस्टम है, पद्धति है ब्राउन चार्जिंग सिस्टम जो कि सर्कुलेशन के लिए है, तो इसकी खोज किसने की थी या किसने बनाई थी आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 क्या है, एस.आर. रंगनाथन, ऑप्शन 2 जेम्स डफ ब्राउन, ऑप्शन 3 नीना ई ब्राउन और ऑप्शन 4 आर.एन. एंटोनी। तो जैसा कि आपको पता है ब्राउन सिस्टम बनाई थी बोस्टन पुस्तकालय की पुस्तकालय अध्यक्ष थी कौन, नीना ई ब्राउन ने। कौन थी, नीना ई ब्राउन ने ब्राउन सिस्टम सर्कुलेशन को बनाया। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर होगा दोस्तों आपका नीना ई ब्राउन। क्या होगा, नीना ई ब्राउन। लेकिन आपके लिए क्या क्वेश्चन है कि इस ब्राउन सिस्टम को बनाया कब था, वो ईयर आपको बताना है दोस्तों। क्लियर, कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन का आंसर दोगे आप दोस्तों। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चीफ रिकॉर्ड इन द लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी में जो मुख्य रिकॉर्ड है वो लाइब्रेरी में क्या होता है। ऑप्शन 1 है कैटालॉग, ऑप्शन 2 एक्सेशन रजिस्टर, ऑप्शन 3 सेल्फ लिस्ट या ऑप्शन 4 एनुअल रिपोर्ट। तो बताइए व्हाट इज द चीफ रिकॉर्ड इन द लाइब्रेरी, कैटालॉग, एक्सेशन रजिस्टर, सेल्फ लिस्ट और एनुअल रिपोर्ट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन बताइए। तो याद रखना एक्सेशन रजिस्टर है जो कि चीफ रिकॉर्ड होता है किसका, लाइब्रेरी का। क्लियर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कार्डेक्स सिस्टम इज यूज फॉर रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, कि जो कार्डेक्स सिस्टम है वो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए किस प्रकार के कागज़ का, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट का प्रयोग करता है। ई मित्रा कौन से बताइए दोस्तों। कार्डेक्स सिस्टम इज यूज फॉर रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि जो कार्डेक्स प्रणाली है उस प्रणाली में रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन 1 है बुक्स, ऑप्शन 2 है सीरियल पब्लिकेशन, ऑप्शन 3 है बुक्स एंड सीरियल पब्लिकेशन और ऑप्शन 4 है मैप्स एंड एटलस। तो बताइए दोस्तों कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो याद रखना सीरियल पब्लिकेशन। कौन सा पब्लिकेशन, सीरियल पब्लिकेशन। कौन सा पब्लिकेशन, सीरियल पब्लिकेशन, क्योंकि पत्रिका प्रबंधन की एक पद्धति है कार्डेक्स, जिसने भारत में रेमिंगटन ऑफ इंडिया ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, द फर्स्ट कंपोनेंट्स आई ग्रुप आइडेंटिफायर फॉर ISBN रिप्रेजेंट्स, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ISBN के आप 500 एलिमेंट हैं, उन 500 एलिमेंट की जो स्ट्रक्चर ISBN नंबर की वो अच्छे से रीड करके जाना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आई ग्रुप आइडेंटिफायर ऑफ ISBN रिप्रेजेंट्स। ऑप्शन 1 है टाइटल ऑफ द बुक, ऑप्शन 2 है पब्लिशर ग्रुप, ऑप्शन 3 है नेशनल या जियोग्राफिकल ग्रुप्स या ऑप्शन 4 है नेशनल जियोग्राफिकल लैंग्वेज एंड एनी अदर ग्रुप्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 का याद रखना राइट आंसर क्या है, नेशनल जियोग्राफिकल लैंग्वेज एंड एनी अदर ग्रुप्स, नेशनल जियोग्राफिकल लैंग्वेज एंड एनी अदर ग्रुप्स। क्लियर दोस्तों। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISBN। दोस्तों इजी क्वेश्चन भी आ गया देखो बीच में। तो ISBN का हमें बताना है पूरा नाम क्या है। ऑप्शन 1 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ऑप्शन 2 इंडियन स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर, ऑप्शन 3 इंटरनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर, ऑप्शन 4 इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा, कौन सा फुल फॉर्म होगा ISBN नंबर का। बताइए दोस्तों, बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए। तो याद रखना ISBN नंबर का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। कितने अंकों का, कितने डिजिट का है वर्तमान में, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ISBN इतने डिजिट का है। और ये भी बताना है कि ISBN प्रदान कौन करवाता है भारत के अंदर, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ शिप, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ शिप, की जो शिप है इसका पूरा नाम क्या है, ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 कैटालॉगिंग इन प्रेटोरिया, ऑप्शन 2 क्लासिफिकेशन इन पब्लिकेशन, ऑप्शन 3 कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन या ऑप्शन 4 क्लासिफिकेशन इंडेक्सिंग एंड प्रिजर्विंग। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, CIP का फुल फॉर्म बताना है। तो क्या याद रखोगे, कैटालॉगिंग या CIP क्लासिफिकेशन इन पब्लिकेशन। क्लियर दोस्तों। What is the third one in the trinity of library along with user and documents, कि दोस्तों तीन चीज़ें जो लाइब्रेरी के लिए
ट्राइनिटी बोलते हैं जिसको, ट्राइनिटी, ठीक है। तीन चीज़ें हैं। उन तीनों में क्या होता है आपको भी पता होगा क्या होता है उन तीन में। एक तो दोस्तों बुक है, बुक के बिना तो लाइब्रेरी में कोई मतलब ही नहीं। अब बुक को पढ़ने वाला यूज़र भी होगा, ठीक है। अब यूज़र या बुक यूज़र को देने वाला, संभाल करने वाला जो भी होगा वो तो स्टाफ भी तो होंगे। तो ये जो कर्मचारी, पुस्तक और जो यूज़र हैं, उपयोगकर्ता हैं, ये सभी लाइब्रेरी के अंदर ट्राइनिटी कहलाते हैं, ठीक है। तीन ये चीज़ें हैं, तो इनमें से बताना था कौन सा है, तो स्टाफ होगा और कोई नहीं है दोस्तों, स्टाफ होगा। क्लियर, राइट ऑप्शन स्टाफ होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISSN। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ISBN की तरह है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISSN। वो तो बुक्स को नंबर प्रोवाइड करवाने वाला और सीरियल को जो नंबर दिया जाता है, जर्नल्स को दिया जाता है दोस्तों, एकेडमिक रिसर्च पेपर को दिया जाता है, वो होता है ISSN नंबर। कौन सा नंबर, ISSN नंबर। इस ISSN नंबर का बताना है फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन 1 है इंडियन स्टैंडर्ड सर्विस नंबर, ऑप्शन 2 है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सर्विस नंबर, ऑप्शन 3 है इंडियन स्टैंडर्ड सीरियल नंबर और ऑप्शन 4 है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों। ISSN का राइट आंसर सबको पता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। कितने डिजिट का होता है ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में बताओगे। और ISSN इंडिया में कौन प्रदान करवाता है, कौन सी संस्था या संगठन प्रदान करवाता है। अब देखिए अगला फॉर्म, विच वन यूजेज ISSN, कि इनमें से कौन ISSN का यूज करता है। अल्ड्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी या लाइब्रेरी लिटरेचर। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताना चाहूँगा कि जो नाम आ जाए कुछ, एक नाम होता है दोस्तों जनरल। क्या नाम होता है, जनरल। सबसे पहला नाम जनरल, या नाम आ जाए आपका सीरियल, ठीक है, या नाम आ जाए आपका पीरियोडिकल। क्या आ जाए, पीरियोडिकल। ये सभी एक ही बात है दोस्तों। क्लियर, पत्रिका ही बोलते हैं इन सभी को, क्या बोलेंगे, पत्रिका। और पत्रिका वो होती है जिसकी एक निश्चित आवृत्ति होती है। क्लियर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 अल्ड्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी, अल्ड्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने करवाए हैं, क्वेश्चन 30 हमने पढ़े हैं, टॉप 30 क्वेश्चन, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। क्लास अच्छी रही होगी दोस्तों आपकी। तो आशा करता हूँ आपने वीडियो को लाइक भी किया है, शेयर भी किया है और क्लास को अच्छे से अटेंड किया दोस्तों। तो आपको बहुत बहुत आगे अपने भविष्य के या जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। और दोस्तों LIS लर्निंग एकेडमी के साथ बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।